गायत्री सुबह सुबह अपने पति अशोक के साथ पार्क में टहलने गई थी कि तभी उसके सामने से आ रही दो लड़कियों पर नजर पड़ती है, जिन्होंने टी शर्ट के साथ शॉर्ट्स पहने थे और वो रनिंग करते हुए उनके पास से गुजरती हैं। उनकी टांगें पूरी दिखाई दे रही थी। ये देखकर गायत्री आंखें बंद करते हुए कहती है, छे छे, शर्मो हया तो जैसे बेच खाई है। आजकल की लड़कियों ने कैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं, देखो तो कैसे भाग रही है। अरे इतने छोटे कपड़े तो मैं 5 साल की बच्चियों को भी ना पहनने दूं, और ये तो इतनी बड़ी सांड होकर ऐसे बच्चों के जैसे कपड़े पहनकर भाग रही हैं। अरे गायत्री, तुम भी हद करती हो। आजकल के बच्चे ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अरे अब तुम क्या चाहती हो कि ये साड़ी पहनकर रनिंग करें? अरे साड़ी नहीं तो सूट सलवार पहन सकती हैं। ऐसे बड़बड़ करते हुए गायत्री अशोक के साथ घर आती है, जहां आरती अपने पति के साथ बैठी हुए चाय पी रही थी। गायत्री को आता देख आरती झट से उठ जाती है और अपना पल्लू ठीक करके घूंघट करते हुए रसोई में जाती है और अपने सास ससुर के लिए चाय लाती है। कुछ देर के बाद समीर ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। आरती समीर के लिए नाश्ता डाल रही थी और खुद चाय पीने लगती है। तभी समीर वहां आता है। आरती, मेरे लिए भी 1 कप चाय दे दो। आरती चाय लेने जाती है, तभी समीर आरती के कप से चाय पीने लगता है। ये देखकर गायत्री गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, हे राम, क्या कलयुग है। अरे भला पत्नी का जूठा कौन खाता है? क्या माँ, अब इसमें क्या है? हे राम राम राम, सब बेशर्म होते जा रहे हैं। गायत्री की आवाज सुनकर आरती भागकर आती है। क्या हुआ माँ जी? हाँ हाँ, अब इसे भी बताओ। अरे अपना पल्लू ठीक करो पहले, सर से खिसकना नहीं चाहिए। बहुएं जितना मर्यादा में रहे उतनी अच्छी लगती हैं। अरे हम भी थे, जितना मर्जी काम करते थे। मजाल है कि पति से पहले एक घूंट पानी भी अंदर चले जाए। सर पर घूंघट कर दिन भर काम में लगे रहते थे। मजाल है कि पल्लू सर से खिसक जाए। लेकिन आजकल की बहुओं को तो देख लो, घर के काम करने में तो इनके सांप सूंघ जाता है, और छोटे छोटे कपड़े पहनकर इनसे जितना मर्जी भगवा लो। लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मेरे घर में बहुएं हमेशा घूंघट में और साड़ी में ही रहेंगी। इसलिए ध्यान रहे, आगे से ये पल्ला तेरे सर से खिसकना नहीं चाहिए। अरे अब सब पुराने विचारों को त्याग भी दो। अरे तुम तो चुप ही रहो। तू बड़ी बहू यहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा मेरे लिए खाना डाल दे। जी माँ जी, मैं अभी डालती हूँ। गायत्री देवी को आजकल के मॉडर्न कपड़ों वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो जब किसी को भी ऐसे छोटे कपड़े पहनता हुआ देखती थी तो बड़बड़ाना शुरू कर देती थी। गायत्री के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा समीर, जिसकी शादी आरती से हुई थी, और आरती बिल्कुल अपनी सास के कहे पर चलती थी, लेकिन फिर भी गायत्री उससे कभी खुश नहीं रहती थी। वो किसी न किसी काम में उसकी कमी निकाल ही देती थी। एक दिन गायत्री के छोटे बेटे कबीर का फोन आता है। पिताजी, मुझे आपको कुछ बताना था। वो मैंने शादी कर ली है। क्या? शादी कर ली? हाँ जी पापा, मैं अभी दिवाली की छुट्टी पर ना उसे आपसे मिलवाने आऊंगा। ठीक है बेटा। ये सब पास बैठी गायत्री सुन रही थी। अरे हे भगवान, पता नहीं किससे शादी कर ली होगी। अगर वो छोटे कपड़े पहनती हुई आई ना, तो मैं उसी समय उसे घर से भगा दूंगी। दिवाली का दिन आता है। अशोक ने नई बहू के आने पर एक पूजा रखी थी। घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। दूसरी तरफ कबीर और दिव्या अपनी कार से दिल्ली से कानपुर आते हैं। कुछ देर के बाद गाड़ी घर के बाहर रुकती है और पीछे से दिव्या नाइट सूट पहने हुए गाड़ी से नीचे उतरती है। दिव्या को इस रूप में देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। कबीर बेटा, बहू पहली बार घर आ रही है। अरे कुछ तो ढंग के कपड़े दिला सकता था इसको। अरे माँ, इतना लंबा सफर था तो इसने कुछ कंफर्टेबल सा पहन लिया। कबीर अपनी माँ के पैर छूता है। नमस्ते आंटी जी। हाँ हाँ बेटा,
मैं तुम्हारी सास हूं तो मुझे मम्मी जी बोलो। ठीक है मम्मी जी। ठीक है ठीक है, अब तुम जल्दी से अंदर जाओ और जल्दी से साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। गायत्री को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने चुपचाप अपनी बहू को अंदर भेज दिया। दिव्या के ऐसे कपड़े देखकर गायत्री डर जाती है। ये नई बहू तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न कपड़े पहनती है। अरे पढ़ी लिखी नौकरी वाली है तो क्या हुआ, मैं ऐसे कपड़े तो इसे हरगिज नहीं पहनने दूंगी। शाम को दिवाली की पूजा पर इसने कुछ ढंग के कपड़े नहीं पहने तो अरे नहीं नहीं, मुझे तो इसे ठीक करना ही होगा। ये सोचकर गायत्री दिव्या के कमरे में जाती है। अरे छोटी बहू, दिखा तो शाम को पूजा में कौन से कपड़े पहनने वाली है। ये वाली साड़ी कैसी रहेगी माँ जी? अच्छी है, लेकिन सफेद रंग शादी के बाद ना ना ना, ये रंग ना अच्छे नहीं लगते। अरे माँ जी, ये सफेद रंग नहीं, ये पीच कलर है। अरे जो भी हो, लेकिन तू इस साड़ी को नहीं पहनेगी। चल मुझे अपनी बाकी साड़ियां दिखा, मैं बताती हूँ तुझे कौन सी साड़ी पहननी है। दिव्या गायत्री को अपनी सारी साड़ियां दिखाती है, जिसमें से लाल रंग की साड़ी को देखकर गायत्री कहती है, हाँ ये ठीक है, इसे पहन लेना तू। ठीक है माँ जी। शाम को सब लोग घर पर आ गए थे और सब लोग नई बहू को देखने का इंतजार कर रहे थे। इधर गायत्री ने दिव्या की साड़ी तो देख ली, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसका ब्लाउज कितना हॉट बना हुआ है। कुछ देर के बाद दिव्या वो लाल साड़ी हॉट ब्लाउज के साथ पहनती है और बाहर आती है। ये देखकर सब लोग हैरान थे और आपस में फुसफुसाने लगते हैं। गायत्री उसे जैसे ही देखती है वो उसे अंदर ले जाती है और उसकी साड़ी अच्छे से बांधती है। अरे बहू, सर पर पल्ला कर ले, सब मेहमान आएंगे ना तो उनके सामने सर ढका हुआ ही अच्छा लगता है। दिव्या साड़ी पहनकर सर पर घूंघट रखकर बाहर आती है। तभी मोहल्ले की औरतें बातें करती हैं। सावित्री तो इसे घूंघट में रहना सिखा कर ही मानेगी। उसके बाद दिवाली की पूजा होती है और गायत्री की नई बहू सब मेहमानों से मिलती है। बहू, इन सबके पांव छूकर आशीर्वाद लो। दिव्या सबके पांव छूकर आशीर्वाद लेती है। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ये दिव्या नहीं जानती थी कि उसकी सास किस खेत की मूली है। एक बार जो उसने साड़ी पहन ली तो फिर वेस्टर्न कपड़ों का नंबर तो कभी नहीं आने वाला। अब तो इस बेचारी को भी मेरी तरह ही रहना पड़ेगा। अगले दिन सब लोगों को मंदिर जाना था, इसलिए सुबह सुबह दिव्या आरती से पूछती है कि कल उसे क्या पहनना चाहिए। अरे तुझे क्या पहनना है क्या नहीं ये सब तो बाद की बात है, लेकिन तू इस नाइट ड्रेस में बाहर कैसे आई? हमारे घर में ये सब नहीं चलता। माँ, अभी दिव्या इस घर में नहीं आई है। अरे तू चुप कर, नई है तो क्या सबके सामने ऐसे ही घूमने दूं? सास ससुर की कुछ तो शर्म होनी चाहिए। लेकिन कबीर ने तो मुझे कहा था कि मैं जो मर्जी पहन सकती हूँ। अरे उसे क्या पता इन सब के बारे में। वैसे भी घर में बचपन में पहले तो वो पढ़ाई के लिए हॉस्टल में चला गया और फिर नौकरी के चक्कर में बाहर। तू उसकी बीवी है पर मेरी बहू है और इस घर में मेरी चलती है। दिव्या उदास हो जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। क्या हुआ दिव्या, क्यों सुबह सुबह उदास हो? फिर दिव्या साड़ी की बात कबीर को बताती है। अरे यार, 2-3 दिन की तो बात है, उसके बाद हम दिल्ली वापस चले जाएंगे। फिर तो तुम जैसे रहती हो वैसे ही रहोगी। अब प्लीज 1-2 दिन और एडजस्ट कर लो यार, मेरी माना ऐसी ही है। कबीर के कहने पर दिव्या साड़ी पहन लेती है और सबके साथ मंदिर चली जाती है। उसी शाम कबीर और दिव्या बाहर घूमने के लिए जाते हैं। कुछ देर के बाद एक आदमी उनके घर आता है। अशोक, अरे ओ अशोक, तुम्हारी बहू और बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। सुना है उन्हें बहुत चोट आई है। क्या? ये सब कैसे हुआ? कहाँ है मेरे बच्चे? अरे आपकी बहू का साड़ी का पल्ला मोटरसाइकिल की चेन में आ गया
और वो दोनों गिर गए। अरे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है गायत्री। तुम बहू को साड़ी पहनने के लिए बोल रही थी ना। तुम्हें पता है कि उसे इन सब की आदत नहीं है, फिर भी तुम उसके पीछे पड़ी थी। गायत्री अशोक के साथ अस्पताल जाती है और अपनी बहू और बेटे को देखकर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब गायत्री अपनी बहुओं को हर बात पर रोक टोक करना बंद कर देती है। शादी वाला घर था, सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन तभी एक आदमी आता है, जानवी के पिता से कुछ बात करता है और अचानक से अशोक के चेहरे का रंग बदल जाता है। क्या हुआ जी? कौन था वो आदमी और क्या बोल रहा था? सुषमा, सब बर्बाद हो गया। वो लड़का रोहन घर से भाग गया है और उसने अपने बॉस की पत्नी से शादी कर ली है। ये सब जानवी भी सुन लेती है। जानवी अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ ये सब क्या हो गया। जिस लड़के से उसने इतना प्यार किया, आज उसने शादी से एक दिन पहले धोखा दे दिया। जानवी की माँ उसके पास आती है। बस कर बेटा, अब कितना रोएगी? वो तो अच्छा हुआ शादी से पहले ही वो लड़का किसी और के साथ भाग गया। अगर तुम्हारी शादी हो जाती तो न जाने क्या होता। जानवी एक कंपनी में काम करती थी, जहाँ वो एक रोहन नाम के लड़के से प्यार करने लगती है। रोहन भी उसी कंपनी में काम करता था। जानवी और रोहन के रिश्ते के बारे में घर वालों को भी पता था, इसलिए दोनों परिवार मिलकर दोनों की शादी पक्की कर देते हैं। लेकिन शादी से एक दिन पहले रोहन घर से भाग जाता है और अपनी बॉस सुनंदा से शादी कर लेता है। कंपनी के मालिक विक्रम और उसकी पत्नी सुनंदा का डाइवोर्स हो गया था। सुनंदा के नाम कंपनी का 50% शेयर था, इसलिए वो कई बार ऑफिस आती है, जहां वो रोहन से मिलती है। और कुछ ही दिनों में रोहन सुनंदा से शादी कर लेता है, जो कि रोहन से उम्र में काफी बड़ी थी। जानवी इन सब बातों से अनजान थी और आज शादी के एक दिन पहले जब उसे ये सब पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है। सुषमा और जानवी की बुआ शांति दोनों बैठे हुए थे। दीदी, मुझसे मेरी बच्ची का दुख नहीं देखा जा रहा। अब कौन इससे शादी करेगा? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और ये तो गुमसुम होकर अकेले बैठे हैं। मैं क्या करूं? किसे संभालूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी, अगर आप कहो तो एक बात कहूँ, वो हमारे मोहल्ले में एक परिवार है। वो लोग बहुत अमीर हैं। वो कब से अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रहे हैं, लेकिन कहीं भी बात पक्की नहीं हो पा रही। अगर हम उनसे बात करेंगे तो वो कल के कल ही हमारी जानवी को अपने घर की बहू बना लेंगे। बहुत अच्छे लोग हैं। दीदी, अगर वो मान जाएं तो आप उनसे एक बार बात कर लो। मैं इनको अब इस हालत में नहीं देख सकती। दीदी, लेकिन लड़का जो है ना, वो हाइट में कुछ कम है। 1-2 इंच कम भी हुआ तो कोई बात नहीं। नहीं दीदी, लड़के की हाइट लगभग 4 फुट की है, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है। वो जानवी को रानी बनाकर रखेंगे। बहुत अमीर घर है। हमारी जानवी उस घर में बहुत खुश रहेगी। अरे मैं तो कहती हूँ रिश्ते के लिए हाँ कह दो। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा दीदी। तभी वहाँ जानवी आती है। माँ, मुझे लड़के की कम हाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पिताजी से बात करो, मैं उनको ऐसे दुखी नहीं देख सकती। सब लोग अशोक से दीपक के बारे में बात करते हैं और अशोक मान जाता है। जानवी की बुआ शांति लड़के के घर जाती है और सारी बात करती है। दीपक की फैमिली वाले भी शादी के लिए हाँ कह देते हैं। अगले दिन दीपक अपने परिवार और कुछ खास रिश्तेदारों के साथ बारात लेकर जानवी के घर आता है। दीपक की हाइट मात्र 4 फुट थी, जिससे देखकर शादी में आए बाकी के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। जानवी के माँ बाप ये सुनकर भी कुछ नहीं बोलते। अरे, हमने तो सुना था लड़की की लव मैरिज है, इससे क्या ये बौना ही पसंद आया था? अरे अब क्या बोलो, आजकल की ना लड़कियां भी बस ऐसी ही हैं।
जानवी शादी के बाद नई नवेली दुल्हन बनकर दीपक के साथ एक बड़े से घर में गृह प्रवेश करती है। अरे बेटा, तुम्हारे आने से इस घर में कितनी रौनक आ गई है। मैं तो अपना पूरा घर फूलों से सजाना चाहती थी, लेकिन जल्दी जल्दी में बस यही कुछ हो पाया है। जानवी की सास बहुत अच्छी थी। वो जानवी को अपना खानदानी हार देती है। चांद जैसी बहू मिली है मेरे बेटे को। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटी। माँ, अभी अपनी बहू की नजर भी उतार लो। कब से अपनी बहू की तारीफ करे जा रही हो। फिर सब लोग हंसने लगते हैं। अच्छा दीपक, बहू को अपने कमरे में ले जा बेटा और आराम करो। जानवी का आज ससुराल में पहला दिन था। जानवी, मैं चाहता हूँ हमारी शादी कैसे हालातों में भी हुई हो। वो जो भी था उसने मुझ पर तो उपकार ही किया है, नहीं तो मेरे जैसे कम हाइट वाले लड़के से आप कभी शादी नहीं करती। आप इतनी सुंदर हो, आपसे तो कोई भी शादी करने को तैयार हो जाता। उस लड़के की जगह शायद मैं कभी नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको हमेशा खुश रखूं। दीपक की बातें सुनकर जानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीपक जी, अब आप मेरे पति हो और मैं आपसे शादी करके बहुत खुश हूँ। मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। माँ जी देखिए मुझसे कितना प्यार करती हैं। भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। आज इस घर में मुझे जो प्यार और सम्मान मिला है शायद वो और कहीं नहीं मिलता। और दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। कुछ दिनों के बाद जानवी भी अपने दीपक के साथ उसकी कंपनी संभालती है और दोनों मिलकर अपनी कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। आज जानवी और दीपक साथ में दोनों बहुत खुश थे। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। कुछ कमियां हमें सामने से दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से हम उसकी अच्छाई को जानने की कोशिश भी नहीं करते। अगर जानवी दीपक की कम हाइट की वजह से उससे शादी ना करती तो शायद आज उससे वो सारी खुशियां नसीब नहीं होती जिसकी वो आज हकदार है। इधर सुनंदा रोहन से भी डाइवोर्स कर लेती है और वो उसे अपनी लाइफ से दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक देती है। अब रोहन के पास ना तो काम था और ना ही प्यार। अरे बहन, तुझे क्या ही बताऊं, बड़े बेटे दीपक की शादी करने की सोच रही हूँ। अरे लेकिन कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिल रही। बस ये समझ लो लड़कियों का तो अकाल पड़ गया है इस दुनिया में। अरे अगर तू कहे तो मैं बात करूं। मेरी मुंह बोली मौसी की लड़की है, हमारे ही गांव में है। अरे देखने में बहुत सुंदर है। वैसे लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, 12वीं तक पढ़ी है, लेकिन बहुत संस्कारी है। अगर तू कहे तो मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। अरे नेकी और पूछ पूछ। अरे जल्दी से रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ। गायत्री की बात मानकर वो औरत उसके बेटे दीपक के लिए रिश्ते की बात को आगे बढ़ाती है। गायत्री और दीपक को लड़की पसंद आ जाती है। माँ, मुझे लड़की पसंद है। अरे बेटा, लड़की तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो ठीक है, फिर पंडित जी भी बोल रहे थे कि इस हफ्ते की ही शुभ तारीख है। उसके बाद तो 4 महीने तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। मैं अर्जुन को फोन करके जल्दी बुला लेती हूँ। इन दिनों में ही शादी कर लेते हैं। हेलो अर्जुन बेटा, अरे मैंने तेरे बड़े भाई की शादी इस हफ्ते पक्की कर दी है। अब तू जल्दी से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर जल्दी से घर आ जा। शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है, मैं वहां आकर ही बताऊंगा। ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। क्या गुड न्यूज? अभी रखता हूँ माँ, घर पहुँच के ही बताऊंगा। बाय माँ। इतना कहकर अर्जुन फोन रख देता है। इधर गायत्री भी दीपक की शादी की तैयारियों में लग जाती है। 2 दिन के बाद घर में हलवाई और सजावट वाले भी आ जाते हैं। अरे देखो, अच्छे से घर को सजाना और आप लोग खाने में कोई कमी मत छोड़ना। सभी मेहमानों को स्वादिष्ट खाना मिलना चाहिए। उसके बाद सब अपने काम में लग जाते हैं। ये गायत्री के घर की पहली शादी है, इसलिए वो सब कुछ धूमधाम से करना चाहती थी। तभी घर की बेल बजती है। अरे अब कौन आ गया? इतने सारे मेहमान हैं, लेकिन कोई दरवाजा खोलकर ये नहीं देख सकता कि दरवाजे पर कौन आया है। मुझे ही जाना होगा। गायत्री जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसका छोटा बेटा अर्जुन खड़ा होता है। अरे बेटा,
तू आ गया। अरे मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। भगवान का शुक्र है, अब तू ही सब कुछ देख ले, मुझसे नहीं होता ये सब। लेकिन तभी उसकी नजर अर्जुन के साथ खड़ी हुई एक मॉडर्न ड्रेस पहनी हुई लड़की के ऊपर पड़ती है। अरे बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, ये मेरी वाइफ सोफिया है। क्या तूने शादी कर ली? अरे माँ, आप यहीं खड़ा करके रखोगी या हमें अंदर भी बुलाओगी? गायत्री अपने बेटे और उसकी मॉडर्न वाइफ को घर में बुला लेती है। उसके बाद दीपक भी उनसे मिलता है। क्या छोटे, शादी भी कर ली और हमें आज बता रहा है? माँ, हमें भी उसे नहीं बुलाना चाहिए था। मेरी प्यारी माँ और मेरे प्यारे भाई, ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं आपको बता ही नहीं पाया। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं बेटा, वैसे बहू तो बहुत सुंदर है, बस इसके कपड़े थोड़े ज्यादा छोटे लग रहे हैं। घर में सब लोग आए हैं तो ऐसे देखेंगे तो क्या बोलेंगे। हाँ हाँ माँ, तुम टेंशन मत लो, मैंने सोफिया को सब समझा दिया है। अर्जुन अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले जाता है और उसे सब समझाता है। शादी वाले दिन सब बारात में जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सोफिया अभी भी तैयार हो रही थी। तभी सोफिया एक हॉट ड्रेस पहनकर आती है, जिसे देखकर गांव के सभी लोग बातें कर रहे थे और सबका ध्यान गायत्री की शहरी मॉडर्न बहू पर ही था। गायत्री अपनी बहू को देखती है। बहू, ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने बेटा? ओह माँ जी, इतनी महंगी ड्रेस है। पता भी है, किसी ने ऐसी ड्रेस कभी यहाँ देखी भी नहीं होगी। चलो चलो, अभी जल्दी से चलते हैं। सब लोग बारात लेकर जाते हैं। शाम को दूल्हा नई दुल्हन को घर लाता है, जहाँ गायत्री नई बहू का स्वागत करती है। आओ बहू, अंदर आओ, इस घर को अपना ही समझो। दुल्हन ने घूंघट किया हुआ था। माँ जी, इतनी बड़ी घूंघट में उससे आप दिखाई तक नहीं दे रही होंगी, तो घर कैसे दिखेगा? सभी मेहमान हंसने लगते हैं। सब नई दुल्हन को छोड़कर सोफिया को देख रहे थे, क्योंकि वो शहर की मॉडर्न लड़की होती है, इसीलिए वो सबको बहुत पसंद आती है। तभी गायत्री अपनी नई बहू को उसके कमरे में भेज देती है। अगली सुबह घर में बहुत सारे मेहमान थे। आज मेरी बहू की पहली रसोई की रस्म है। रमा बहू, जो तुम्हारा मन करे वो बनाओ। अरे गायत्री बहन, वैसे तो तेरी सोफिया बहू की भी पहली रस्म हुई होगी। अरे क्यों ना इसकी भी पहली रसोई की रस्म आज ही हो जाए। अरे लो, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सोफिया बेटा, जाओ तुम भी अपने हाथों से कुछ बना लो। ओह गॉड, आपको क्या लगता है मुझे कुक करना आता है? मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ, इसलिए ये खाना वाना मुझसे नहीं बनेगा। ऐसा बोलकर सोफिया अपने कमरे में चली जाती है। सोफिया की बातें सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद गायत्री की गांव की बहू रमा बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाकर लाती है और सबको बड़े प्यार से खाना देती है। सोफिया भी रमा का खाना बना हुआ खाती है। वाह बहू, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। तू तो इस मामले में मेरी मॉडर्न बहू से काफी अच्छी है। सब लोग रमा की बहुत तारीफ करते हैं। माँ जी, शहर में ना आपकी बड़ी बहू को लोगों के घरों में कुकिंग का काम मिल सकता है। क्योंकि ये तो गवार है। मेरा मतलब पढ़ी लिखी तो है नहीं। बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर कोई आपके लिए खाना बना रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गवार है। सबकी इज्जत करना सीखो। ओ माँ जी प्लीज, हाँ, अब आप इस जाहिल के लिए मुझे मत बोलना शुरू कर दो। वैसे भी तो आप भी इसी की जैसी हो। देखिए सोफिया जी, गांव में रहकर हमारे माता पिता ने हमें जितना पढ़ाया हम उतना पढ़े हैं, लेकिन बड़ों की इज्जत और छोटों की इज्जत कैसे करनी है वो हमें उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया है। लेकिन मुझे आपके लिए बहुत अफसोस हो रहा है कि शहर में अच्छे और बड़े स्कूल में पढ़कर भी आपको बड़ों से बात कैसे करते हैं वो नहीं सिखाया गया है। अगर खाना बनाने से कोई गवार या जाहिल होता है तो हाँ, हूँ मैं गवार। सोफिया के बारे में सब मेहमान बातें करने लगते हैं। सोफिया, अपने कमरे में जाओ और अपना सामान बांधो, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। तभी सोफिया को अपनी गलती का एहसास होता है।
वो अपनी सास और जेठानी से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माफी मुझसे नहीं, अपनी जेठानी रमा से मांगो। रमा सोफिया को माफ कर देती है और फिर सोफिया भी रमा से स्वादिष्ट खाना बनाना सीखती है।